हाय गाइस। आज मैं आप लोग का इकोनॉमिक्स का पेपर वगैरह देख रही थी। दैट हाउस द पैटर्न एंड इफ देयर एनी चेंज और एनीथिंग जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ। सो आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट आई हेल्प यू इन सॉल्विंग वन क्वेश्चन पेपर। तो मैंने मार्च अप्रैल जो अभी एग्ज़ाम हुए थे 25 में, मतलब 2025 में, उसका पेपर निकाला है। एंड आई जस्ट डिसाइडेड कि लेट्स सॉल्व दिस विथ यू पीपल। ओके, सो आई होप कि आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले एटलीस्ट 5 क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करके जाते ही होंगे, बिकॉज उससे कम तो करे बिना आपको नहीं जाना चाहिए फॉर अमेजिंग मार्क्स टू गेट। सो आई जस्ट होप कि आप लोग उतना तो सॉल्व करके जाते होंगे, राइट? इफ़ येस, जस्ट कमेंट डाउन येस वी डू सॉल्व मिनिमम 5 क्वेश्चन पेपर्स। एंड अगर आप उससे ज़्यादा करके जाते हैं तब तो आई एम डैम श्योर कि आपके 80 मार्क्स से ज़्यादा आने में कोई नहीं रोक सकता आपको, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। बट ऑब्वियसली वंस आपका सिलेबस हो जाए, टर्मिनल एक्सरसाइज हो जाए और इन टेक्स्ट आंसर्स हो जाए, तो ही आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए। अदरवाइज़ आपको हो सकता है आपका जो मोटिवेशन है वो थोड़ा कम हो जाए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द पेपर। एक बार हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर दिखता कैसा है आप लोग का। सो यू माइट बी नोइंग इसमें 54 क्वेश्चन आते हैं, 16 पेजेस होते हैं। उसको देख के डरना नहीं है आपको कि इतने सारे क्वेश्चन हैं, मैं कैसे सॉल्व करूँगी। ओके, देन यू मूव ऑन टू डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सिग्नेचर, जनरल इंस्ट्रक्शंस पहले से पढ़ के जाओ अभी से, सो दैट आपका उस टाइम वेस्ट ना हो ये सब पढ़ने में। एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो आप ऐसा मत समझना कि अगर मैं नहीं पढ़ूँगा तो चलेगा। सो इट्स बेटर कि आप अभी ही इनको पढ़ लो और एग्ज़ाम के टाइम बस एक बार गो थ्रू कर लो कि हाँ ठीक है, सेम ही है। बिकॉज इसमें कुछ गलती होगी और इसकी वजह से अगर आपके मार्क्स डिडक्ट हुए या कुछ होल्ड किया, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। ओके, ठीक है। सो विल स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर। ओके, यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट होता है। नाउ आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 घंटे होते हैं। उसमें से अगर आपको पेपर आपका कंप्लीट ही नहीं हो रहा है तो दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप पेपर कंप्लीट नहीं करके आओगे तो आपको मार्क्स वैसे ही कम मिलेंगे। अगर पेपर 100 मार्क्स का है और उसमें से आप अगर 90 मार्क्स का ही लिख के आते हो तो चांसेस है आपको उसमें से सिर्फ 60 मार्क्स से करेक्ट होता है। बट अगर आप 100 का लिख के आते हो उसमें से 5 मार्क्स भी और मिलता है, सो आपको 65 आते हैं, राइट? सो आई एम नॉट टेलिंग कि डोंट जस्ट राइट एनीथिंग, बट मेक श्योर कि आप पेपर कंप्लीट करके आ रहे हो, बिकॉज उसके पूरा पेपर कंप्लीट करने से आपके जो पासिंग परसेंटेज का चांस है वो बढ़ जाता है। लाइक आप पास होने का तो फॉर श्योर हो ही जाओगे, प्लस आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस नाउ। ओके, सो क्वेश्चन पेपर में 54 क्वेश्चन है। आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो एज़ पर मी? आई थिंक अगर आपके पास MCQs और शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 35 है, आई थिंक आपको इन दोनों को मिला के 1 आवर में फिनिश करना चाहिए, तो बेटर रहेगा। ओके, 1 आवर होना चाहिए। देन आपका जो नीचे वाला पोर्शन है वो 2 आवर्स में होना चाहिए एज़ पर मी। 2 आवर्स सफिशेंट है। सो अगर आप 1 आवर में से इसको आप 20 मिनट्स भी देते हो, ठीक है, 20 मिनट्स इसको, और ये जो वाले क्वेश्चन हैं इनको 40 मिनट्स, तो आपका 1 आवर में हो जाएगा। देन इफ़ यू मूव ऑन टू ओके माय बैड, एंड इफ़ यू मूव ऑन हियर, और अगर आप ये क्वेश्चंस को से 2 आवर्स में से अगर आप ये दोनों मिला के अगर आप 40 या समझो आधा घंटा में भी फिनिश करते हो तो आपका 1 घंटे में हो सकता है। जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनका आप 1 घंटा दे सकते हो। सी, आपको क्वेश्चंस ख़त्म भी करने हैं, प्लस आपको पेपर लास्ट में एक बार रिवाइज़ भी करना है, ठीक है? सो आपके पास 10 मिनट तो आपको हमेशा लास्ट में रखना चाहिए एक्स्ट्रा। बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हो तो हाई चांसेस है कि आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। सो 30 मिनट्स आपने, ओ सॉरी माय बैड, 1 आवर आपने इतने को दे दिया, ठीक है। देन इतने जो क्वेश्चन हैं उनको आपने 2 आवर्स दे दिया, एंड 10 मिनट्स मतलब 1 आवर 50 मिनट्स, क्योंकि 10 मिनट्स आपको लास्ट में
रिवाइज करने के लिए भी चाहिए। ओके ओके, सो दीज वर द बेसिक थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज आपका आंसर्स आते हैं और अगर फिर भी आप क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करके आते हो तो और भी बुरा लगता है, राइट? सो इट्स बेटर दैट यू कंप्लीट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो वी आर स्टार्टिंग विद सेक्शन ए MCQs। सी मैंने खुद से भी एक बार सॉल्व किया बिफोर आई हेल्प यू विद देम, सो दैट मुझे पता चले कि अगर मैं एग्ज़ाम देने जाती तो मुझे क्या स्कोर आता। तो विदाउट रिवाइजिंग, आई एम सेइंग विदाउट रिवाइजिंग, आई ट्राइड कि मेरे ऑलमोस्ट सारे करेक्ट हो, बट स्टिल मेरे 2 रॉन्ग हो गए। ओके, विदाउट रिवाइजिंग, अगर मैं शायद रिवाइज़ करती तो शायद मेरे सारे राइट हो जाते। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, जितनी बार रिवाइज़ कर सको करो। आई डोंट वांट टू गिव एग्ज़ाम, मेरा एग्ज़ाम है नहीं कि मैं रिवाइज़ करके सॉल्व करने बैठूँ, बट यू आर स्टूडेंट्स राइट नाउ, आपको सॉल्व करना है, आपको एग्ज़ाम में मार्क्स लाने हैं, तो मेक श्योर कि आप 2-3 बार रिवाइज़ करो और फिर क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रही हूँ टर्मिनल एक्सरसाइज करो, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करो, और फिर आपको लगे कि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो गया है, फिर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाओ, वरना आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ओके, सो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं MCQ का। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, करेक्ट कौन सा है? बोथ गुड्स एंड सर्विस सेटिस्फाई आवर वांट्स, सर्विसेज आर टैंजिबल इन नेचर। मतलब ये तो आपको देखते से ही रॉन्ग कर देना है कि सर्विसेज टैंजिबल कैसे हो सकती है, ठीक है, वो तो इनटैंजिबल होती है। व्हीट फ्लोर इज़ अ फ्री गुड, ऑफकोर्स नॉट, उसका प्राइस होता है, क्वांटिटी हमें पे करना पड़ता है, ठीक है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्राइस, ये भी गलत है। फोर्थ इज़ पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूसिवली इन्जॉयड बाय द इंडिविजुअल। अगर वो कोई पब्लिक गुड्स है यानी कि गार्डन वगैरह है, तो क्या सिर्फ इंडिविजुअल जा सकते हैं या पूरे कम्युनिटी जितने लोग हैं जा सकते हैं? तो कम्युनिटी के सारे लोग जा सकते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं होता है। सो आपको करेक्ट आंसर मिल गया, आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर। बोथ गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाई आवर वांट्स। आई होप आप लोग ने यही मेंशन किया होगा, ठीक है। Moving on to the second question, which type of goods from the following satisfy your wants in your daily life? कौन से गुड्स आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं? फर्स्ट इज़ पब्लिक गुड्स, सेकंड इज़ इकोनॉमिक गुड्स, थर्ड इज़ फ्री गुड्स एंड फोर्थ इज़ ऑल ऑफ दीज। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देती हूँ, हमेशा इसको आप फॉलो नहीं कर सकते हो, बट दिस कैन बी अ ट्रिक फॉर यू। जब भी ऑल ऑफ दीज वाले क्वेश्चंस आते हैं तो मेजरली आंसर हमेशा ऑल ऑफ दीज ही होता है। तो अगर आपको कभी नहीं समझ आ रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है और क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है, तो ऑल ऑफ दीज ही टिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो इसमें से कौन सा गुड्स आपकी वांट सेटिस्फाई करता है? पब्लिक गुड्स करता है ऑफकोर्स, इकोनॉमिक गुड्स करते हैं ऑफकोर्स, फ्री गुड्स भी करते हैं, गुड्स तो सारे आपकी वांट सेटिस्फाई करते हैं, करेक्ट। सो इसमें से आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ दीज। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। Which good out of the following can both be a single use producer good and single use consumer good? अब आपके हिसाब से मुझे बताओ कौन सा ऐसा गुड है जो प्रोड्यूसर गुड भी हो सकता है और कंज्यूमर गुड भी हो सकता है? ओके, प्रोड्यूसर गुड्स मतलब जिससे आगे प्रोड्यूस हो सके, कंज्यूमर मतलब जो तुरंत हम कंज्यूम कर सके। फर्स्ट इज़ मशीनरी। क्या मशीनरी को हम कंज्यूम कर सकते हैं? क्या हम कंज्यूमर्स उसको उठा के लाते हैं? घर पे नहीं। दैट इज़ अ प्रोड्यूसर गुड, उससे सामान बनते हैं। सेकेंड इज़ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से सामान बनते हैं। थर्ड इज़ शुगर केन, शुगर केन से शुगर भी बन सकता है और शुगर केन को डायरेक्टली भी आप कंज्यूम कर सकते हो। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। फोर्थ इज़ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर अगेन क्या हुआ? प्रोड्यूसर गुड हुआ। सो इसमें से करेक्ट आंसर इज़ शुगर केन। आई होप आप लोग को समझ आ रहा है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन इज़ फॉरेन प्रोडक्शन यूनिट्स आर कॉल्ड। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, जैसे मैंने बोला अगर नहीं समझ आए तो ऑल ऑफ दीज या बोथ ऑफ द अबव कर दो, बट ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर 2 नहीं है, इसमें आंसर एक ही है। मतलब अगर आप शायद इसमें कुछ लोग सी कर दे, मतलब फॉरेन प्रोडक्शन में लोग कन्फ्यूजन हो सकता है कि मल्टीनेशनल होता है या कोलैबोरेशन होता है, ठीक है। तो इसमें मेक श्योर कि आप थोड़ा पढ़ के जाओगे तो अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर मल्टीनेशनल है, कोलैबोरेशन नहीं है, बोथ भी नहीं है और नन ऑफ द अबव तो नहीं है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज़ मल्टीनेशनल, क्योंकि फॉरेन प्रोडक्शन यूनिट्स पूछा है।
आपको पता होना चाहिए कि मल्टीनेशनल और कोलैबोरेशन में डिफरेंस होता है। आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए चैप्टर का, तो मेरे जो वीडियोस है चैनल पे उस पर जाओ। मैं इस क्वेश्चन के साथ अगर चैप्टर समझाने लग गई तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर्स आर एग्जाम्पल ऑफ। सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर्स हैं, क्या होंगे वो? पार्टनरशिप तो नहीं हो सकते, एक ही डॉक्टर पार्टनर, तो पार्टनरशिप कैसे हो सकता है? पार्टनरशिप में जाने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हो सकती, सिर्फ एक डॉक्टर से कोऑपरेटिव सोसाइटी तो नहीं बन सकती। और कोऑपरेटिव सोसाइटी और डॉक्टर्स अगर इकट्ठे भी डॉक्टर्स आए तो दे कैन नॉट क्रिएट कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, ठीक है। सो आंसर इज इंडिजीनियस प्रोडक्शन यूनिट्स। इंडिजीनियस प्रोडक्शन यूनिट्स क्यों हुआ? अगेन गो टू द चैप्टर एक्सप्लेनेशन, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, विच कॉस्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेटेड बिटवीन 2 सक्सेसिव लेवल ऑफ आउटपुट। ये अगेन चैप्टर में क्लियरली मैंशनड है, 2 सक्सेसिव लेवल। अगर हम एक गुड से दूसरे गुड पे जा रहे हैं और प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका जो नेक्स्ट जो है उसका कॉस्ट को क्या बोला जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट। इसमें आपको दूसरी चीज़ें देखनी ही नहीं है। ये टोटल कॉस्ट तो टोटल होता है, एवरेज कॉस्ट टोटल अपॉन क्वांटिटी होता है, बचा मार्जिनल कॉस्ट एंड नन ऑफ द अबव तो नहीं था। आई होप यू आर enjoying this. If yes, make sure that you subscribe to the channel because I am doing it all for free so that आप लोग के पास बहाना ना हो कि हमें पढ़ने के लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, राइट? सो मेक श्योर दैट यू टेक maximum advantage of these videos and score very good marks in economics. I just want you guys to score amazing marks, okay, let's move on to question number 7. Which revenue out of the following is equal to the price? अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रेवेन्यू है जिसको हम प्राइस से इक्वल बोल सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज़ एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप फॉर्मूला देखोगे चैप्टर में, टोटल रेवेन्यू अपॉन अगर आप क्वांटिटी करते हो तो उससे आपका एवरेज रेवेन्यू आता है। सो एवरेज रेवेन्यू और टोटल एक गुड यूनिट का प्राइस सेम ही रहने वाला है। अगेन इन डिटेल आई हैव एक्सप्लेन इन द एक्सप्लेनेशन वीडियो। ओके, मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन। अ शॉपकीपर सेल्स 20 kg ऑफ दाल एट 15 पर kg। इसका मतलब फर्स्ट वाला अगर वो बेच रहा है तो कितने बेच रहा है? 20 × 15 कर लो, कितना होता है? 300 होता है। ओके, कैलकुलेट करो। देन 21 kg वो बेच रहा है 19 रुपीज़ में। 21 × 19 कितना होता है? 21 × 19 होता है 399, मैंने कैलकुलेट करा था, ठीक है, 399 होता है। आप भी कर लो और मुझे बताओ मैंने सही से कैलकुलेट किया है या नहीं, ठीक है। अभी इसमें से हमें मार्जिनल रेवेन्यू बताना है। मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा एक सक्सेसिव, मतलब 20 से 21 पे गया तो प्राइस जो चेंज हुआ उसकी वजह से रेवेन्यू हमारा कितना बढ़ा? 99 रुपीज़ का। सो क्लियरली इसमें तो सोचना ही नहीं है, आंसर इज़ बी। ओके, आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ आया है। मूविंग ऑन टू 9th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मनी इज़ गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये वाला तो मतलब किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। हम पैसों से लेन देन सब करते हैं डेली लाइफ में, सो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैटल और सॉल्ट तो नहीं मानती है, गारंटी करती है। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इज़ द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन विच टाइप ऑफ डिपॉजिट्स आर रिकॉर्डेड। जब क्रेडिट क्रिएशन होता है तो कौन से टाइप ऑफ डिपॉजिट्स आर रिकॉर्डेड? तो ऑब्वियसली प्राइमरी डिपॉजिट्स तो होती है जो नेचुरली आते हैं। सेकेंडरी डिपॉजिट्स जो हम लोन देते हैं और वो वापस से हमें मिलते हैं तो उनको कहा जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट। तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। ओके, मूविंग ऑन टू द 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इशूज़ करेंसी नोट्स। अभी ये वाला आंसर भी इतना सिंपल है क्योंकि आपने सुना होगा, आपने नोट पे पढ़ा होगा कि कौन सा बैंक इशू करता है, कौन सा बैंक है जो हेड है ऑफ ऑल द बैंक्स। सो करेक्ट आंसर इज़, डोंट टेल मी आप लोग ने ए बी या सी में से कुछ बोला है, प्लीज़। अगर आपने ए बी सी में से कुछ बोला है ना तो डेफिनेटली यू शुड गो एंड स्टडी द चैप्टर फर्स्ट, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल है। और चैप्टर मत आप जाके मम्मी पापा से या
आपके पास है तो नोट देखो, उसमें देखो कि गारंटीड बाय कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मूविंग ऑन टू द 12th क्वेश्चन, अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज। मैंने तुझे दिया बुक, तू मुझे दे पेन। म्यूचुअल एक्सचेंज क्या कहा जाता है? बार्टर सिस्टम। अगेन इसमें बाकी ऑप्शंस आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बार्टर सिस्टम है। मॉनिटरी सिस्टम मत लिख के आना, बार्टर सिस्टम इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। हम इतना जल्दी 13th क्वेश्चन पे आ गए हैं, जबकि हम तो डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप पढ़ के जाओगे तो फटाफट से आप 10 मिनट्स में ही इतने क्वेश्चंस कर लोगे। ओके, अ बैंक रिसीव डिपॉजिट ऑफ 10,000 और उन्होंने आगे बैंक ने 8,000 का लोन दिया। अब इसमें से बताना है सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है। पहले आप मुझे ये बताओ कि प्राइमरी डिपॉजिट क्या है इसमें से। अगर आपको प्राइमरी डिपॉजिट पता है क्या है तो आप सेकेंडरी डिपॉजिट बता पाओगे। सो प्राइमरी डिपॉजिट इज़ 10,000 जो पहले आया बैंक के पास, बैंक ने आगे लोन दिया, उसको वापस से मिलने वाला है वो, दैट इज़ सेकेंडरी डिपॉजिट। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज़ 8,000। Moving on to the 14th question. Okay, which of the following sectors are included in the primary sector of our economy? Primary sector, fishery, yes. Forestry, yes. तो मतलब ये दोनों करेक्ट है, हाँ. एग्रीकल्चर एंड लाइट एक्टिविटीज़, येस. तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। एक ही मत टिक करके आना कि फिशरी राइट टिक कर दो, पूरे ऑप्शन सारे पढ़ो, ठीक है, एक बार, ताकि ऑल ऑफ द अबव वाले में तो डोंट डू ओनली वन ऑप्शन। जब आपको दिख रहा है क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव है तो सारे ऑप्शंस पढ़ के देखो, जहाँ पे हमें लगा कि एक ही करेक्ट है वहाँ पे हमने टिक कर दिया, ठीक है। जस्ट मेक श्योर आप ये छोटी मोटी गलतियाँ मत करना एग्जाम में। मूविंग ऑन टू द 15th क्वेश्चन, व्हेन अ कंट्री हैज़ इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद द अदर कंट्री इट इज़ कॉल्ड। जब दूसरी कंट्री के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप होता है उसको क्या बोलते हैं? ओपन इकोनॉमी, येस। डेवलप्ड बोलते हैं क्या? नो। डेवलपिंग बोलते हैं क्या? नो। क्लोज बोलते हैं? नहीं। क्लोज मतलब तो किसी के साथ रिलेशनशिप ही ना है, ठीक है। ओपन इकोनॉमी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव ऑल्सो थॉट ऑफ दिस आंसर। मतलब आप लोग मेरे साथ सोच रहे हो ना कि आंसर क्या हो सकता है, आप सिर्फ क्लियरली देख रहे हो कि मैं कौन सा टिक कर रही हूँ। डोंट डू दैट। आप क्वेश्चन जैसे ही मैं पढ़ती हूँ आप भी अपने एंड से पढ़ो और फिर गैस करो, वीडियो पॉज करो, गैस करो कि क्या हो सकता है, देन आप प्ले करो, सो दैट आपको पता चले कि आप कितना राइट कर पा रहे हो, राइट। सो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड होने का क्या फ़ायदा है? अगेन 16th क्वेश्चन, इंट्रैक्शन ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, येस, ये इसका फ़ायदा है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स, येस। बोथ ए एंड बी, येस, दोनों ही करेक्ट है। सो आंसर इज सी, नन ऑफ द अबव नहीं है। मूविंग ऑन टू द 17th क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कॉम्पोनेंट। आपको पता होना चाहिए बायोटिक क्या है, ए बायोटिक क्या है, ठीक है। बायोटिक में आ जाता है प्लांट्स, येस, तो ए बायोटिक तो नहीं है, रॉन्ग ऑप्शन। बर्ड्स आ जाता है बायोटिक में, येस, अगेन रॉन्ग ऑप्शन। फॉरेस्ट आ जाता है, येस, तो आंसर इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें से कोई भी ए बायोटिक नहीं है, सारे बायोटिक है। मूविंग ऑन टू द 18th क्वेश्चन नाउ, विच एजेंसी अराउंड द वर्ल्ड एडवोकेट्स द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ये वाला थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसमें से ऑल ऑफ द अबव टिक करके आओगे तो इट्स गुड फॉर यू, बट अगर आप इसमें से आपको लग रहा है कि इनमें से सिर्फ एक उठा लूँ, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, क्योंकि बाकी यूनाइटेड नेशन का है तो वो शायद नहीं हो, तो प्लीज़ क्लियरली रीड करना कि अराउंड द वर्ल्ड है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस वाला भी लेंगे, ये वाला भी लेंगे, ये वाला भी लेंगे और ये भी लेंगे। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। मूविंग ऑन टू द 19th क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द कंज्यूमर हेल्प ऑर्गेनाइजेशन। अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको लगेगा कि सारे ही तो हेल्प करने की बात कर रहा है, ठीक है। आप बोल सकते हो कंज्यूमर ग्रीवियंस भी तो वही है, बट ये तो सिर्फ एक प्रोसेस है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया था, विच इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन। सेकेंड इज़ जागो ग्राहक जागो, अगेन ये NGO का नहीं है, तो अगेन दिस इज़ रॉन्ग, डोंट टिक दिस आंसर। थर्ड इज़ कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी, ये हेल्प करने के लिए है कंज्यूमर को, दिस इज़ द राइट आंसर। एंड फोर्थ इज़ कंज्यूमर फोरम, ये बेसिकली सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ कंज्यूमर को हेल्प करते हैं,
बट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज सी. आई होप ये आप लोग ने गलत नहीं बोला है, क्योंकि ये मैंने खुद ने गलत गेस किया था. ओके, moving on to the last MCQ. So we have already covered all the 19th question. Now we are doing 20th question. Which consumer right helps the consumer to fearlessly voice their complaint. मतलब ये वाला तो इतना सिंपल है, क्योंकि इसे fearlessly voice बोला है. वॉइस से रिलेटेड आप गेस कर लो क्या हो सकता है. हर्ड हो सकता है, सेफ्टी हो सकता है, चूज़ हो सकता है, या इन्फॉर्मेशन हो सकता है. इट्स वेरी सिंपल. वॉइस से रिलेटेड इज हर्ड ओनली. सो करेक्ट आंसर इज ऑल्सो राइट टू बी हर्ड. कौन सी राइट आपको आपकी आवाज़ को बढ़ावा देता है, कि अगर आप कुछ बताना चाहते हो तो वो सुनता है. सो ये राइट है आपके पास एज अ कंज्यूमर, राइट टू बी हर्ड. आई थिंक फॉर दिस वीडियो आई कीप ओनली MCQs, बिकॉज अगर हम ये स्टार्ट कर देंगे तो हमारा ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, विच आई डोंट वॉन्ट फॉर यू पीपल. लेट्स डिस्कस question number 21 से in the next part. I hope you enjoyed the paper solving with me, and if you did, you know what to do. You can just like the video, you can subscribe to the channel if you have not done already, and obviously you can comment down whether it was helpful to you.